हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। इस वीडियो में हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों मिला के कवर करते हैं ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो छूटने ना पाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। ये आर्टिकल बात कर रहे हैं कुपोषण से संबंधित डेटा के बारे में। तो कुपोषण क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे होता है, किन किन लोगों को होता है, कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इसके बारे में। ये चर्चा में क्यों आ गया, तो अभी हाल ही में राज्यसभा में हमारे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ये कौन है, तो स्मृति ईरानी जी। इन्होंने क्या किया, एक लिखित बयान दिया है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं इनके अंदर प्रत्येक वर्ष 2% की कमी करनी है कुपोषण में। इसी वजह से चर्चा में आ गया। अब कुपोषण होता क्या है, तो कुपोषण वह स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर स्वस्थ ऊतकों और अंग कार्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति को कुपोषण कहा जाता है जब हमारे शरीर को आवश्यक खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्व ना मिल पाए जिससे कि हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो अल्प पोषित होते हैं या तो अत्यधिक पोषित होते हैं। यानी अगर आपको कम मिल रहा है तब भी आप कुपोषण की कैटेगरी में आएंगे, आपको बहुत अधिक मिल रहा है तब भी आप कुपोषण की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा नहीं कि जिनको कम मिलता है सिर्फ वही कुपोषण की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कुपोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहले जैसे अंडर न्यूट्रिशन हो गया, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है स्टंटिंग। अब स्टंटिंग की कैटेगरी क्या होती है, देखिए स्टंटिंग की कैटेगरी तब होती है जब आपकी हाइट जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से कम रह जाए। यानी आपकी हाइट कम रहेगी तो वो क्या रहेगा, स्टंटिंग रहेगा। दूसरा क्या, वेस्टिंग। वेस्टिंग कब होता है, तो जब आपका वेट यानी कि आपका वजन क्या है, आपके हाइट के अनुसार से, आपकी ऊंचाई के अनुसार से कम रह जाए वेट। आपकी ऊंचाई के अनुसार जब वजन कम रहता है तो उसको वेस्टिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब आपकी हाइट उम्र के हिसाब से कम रहती है तो उसको स्टंटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पे अंडरवेट की बात की जा रही है, ये कब होता है, तो जब आपका वजन जो है आपके उम्र के हिसाब से कम हो तब इसको अंडरवेट कहा जाता है। उसके अलावा इसमें ये भी आता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। उसके अलावा एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो गैर संचारी रोग कहते हैं इसको हिंदी में। ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हो उनको गैर संचारी रोग कहा जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा ओवरवेट यानी कि अत्यधिक मोटापा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग का पेट इतना ज्यादा निकला रहता है कि शर्ट की बटन तक बंद नहीं होती है। तो इस तरीके से ये भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कुपोषण में इस सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या लक्ष्य जारी किए गए हैं। तो पहले तो वही लक्ष्य है कि 6 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे हैं प्रत्येक वर्ष इनमें 2% कुपोषण कम करना है। दूसरा क्या है, तो इसका लक्ष्य जन्म के समय कम वजन को 2% प्रति वर्ष 6 से 59 महीने के बच्चों के साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं को और किशोर लड़कियां कौन है, तो 15 से 49 वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे महिलाओं को भी इसमें कवर किया गया। अब इनको क्या किया गया, तो इनको एनीमिया की जो कमी होती है उसको 3% तक कम करना है। एनीमिया की बीमारी क्या है, इसमें खून की कमी हो जाती है, आप सभी को पता होगा। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है पीरियड। क्योंकि आप देखेंगे हर महीने लड़कियों को कुछ खून इस तरीके से निकल जाता है, कुछ ब्लड उनका इस तरीके से लॉस हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर यहाँ पे एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। इसको दूर करने का भी टारगेट रखा गया है। कितना, तो 3% प्रति वर्ष इसको कम करने का टारगेट रखा गया है हमारी सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिस पर प्रकाश डाला गया था, जिनको हाईलाइट किया गया था, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 4 दोनों में कंपैरिजन करके बताया गया, उसको भी हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे जिसपे इसने फोकस किया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने। तो पहले था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दूसरा प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लेकर के चला था, इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डेटा जो अविकसित बच्चों के ऊपर है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, 46.5%। ये मेघालय में है। उसके बाद किसका स्थान आता है, तो इसके बाद बिहार का स्थान आता है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले नंबर पर बिहार को ही सोच रहे होंगे, लेकिन ये इस समय दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बात की जा रही है कि सबसे अधिक कमजोर बच्चे कहाँ पे पाए जाते हैं। कमजोर बच्चों का क्या मतलब है, जिनका वजन जो है ऊंचाई के अनुसार कम रह गया हो। यानी एक मैं मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 फीट आपकी ऊंचाई है, इसके हिसाब से आपका 50 किलो वजन रहना चाहिए, लेकिन वजन क्या रह गया, तो आपका यहाँ पे 40 किलो ही वजन रह गया हो। और ऊंचाई आपकी हाइट कितना है, 5 फीट ही है। तो यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में सबसे आगे कौन है, तो इस वाली कैटेगरी में सबसे आगे महाराष्ट्र है। कितना, 25.6%। उसके बाद किसका स्थान आता है, तो गुजरात का स्थान आता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड में 15। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि झारखंड जो है यहाँ पे सबसे अधिक महिलाएं ऐसी है जिनका बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, सामान्य से कम है। अब बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका तरीका ये होता है। तो यहाँ पे बीएमआई इज इक्वल टू, ऐसे आप लिखेंगे कि वजन जो है आपका ये किस में रहेगा, ये किलोग्राम में रहेगा। उसके डिवाइड किससे करेंगे, इसको अपनी ऊंचाई से, अपनी हाइट से डिवाइड करेंगे। लेकिन
यहाँ पे ये क्या रहेगा, तो स्क्वायर मीटर में रहेगा ये इस तरीके से, और इसका जो भी आएगा मान यही आपका बीएमआई इंडेक्स हो जाएगा। और अगर बीएमआई इंडेक्स 18.5 से लेकर के 24.9 तक आता है तो ये सामान्य है, आप सही कैटेगरी में, आप अच्छी कैटेगरी में, आप कुपोषण के शिकार नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखें। और यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में तुलना की गई किस कैटेगरी में, तो 0 से 59 महीने के जो बच्चे हैं इनमें किस श्रेणी में कितना कुपोषण के शिकार थे उसके बारे में तुलना की गई। तो पहले बताया जा रहा है स्टंटेड, ये क्या होता है, तो लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से जब आपकी ऊंचाई कम रह जाती है, आपकी हाइट कम रह जाती है, तो उसकी कैटेगरी में पहले देखेंगे आप 38 थे, आप कितने हो गए, तो 36 हो गए। ये प्रतिशत में बात की जा रही है। उसके अलावा वेस्टेड, तो यहाँ पे लो वेट फॉर हाइट, यानी आपकी ऊंचाई के अनुसार आपका वजन कम रह जाए, ये पहले कितने थे, 21 थे, अब कितने प्रतिशत है, तो 19% है। अंडरवेट की, तो ये क्या होता है, तो लो वेट फॉर एज, यानी उम्र के हिसाब से आपका वजन कम रह जाए, ये पहले कितने प्रतिशत थे, तो 36%, और अब कितने, तो 32% हो गए हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से जुड़े कुछ अन्य निष्कर्ष देखते हैं। इसमें पहले क्या बताया जा रहा है कि जो कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घटकर 2 हो गई है। प्रजनन दर का क्या मतलब होता है कि एक महिला औसतन कितने बच्चे पैदा करती है उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गर्भ निरोधक प्रचलन दर है वो कितना है, तो 54% से बढ़कर 67% हो गई, यानी लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। उसके अलावा संस्थागत जन जो है 79% से बढ़कर 89% हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे स्टंटिंग, तो 38.4% से घटकर 35.5% हो गई है। वेस्टिंग देखेंगे तो 21% से घटकर 19.3% हो गई है। और कम वजन का प्रसार 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है। यानी कुपोषण के शिकार जो थे वो लगातार घटते जा रहे हैं प्रत्येक कैटेगरी में। उसके अलावा गर्भ निरोधक जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा कुल प्रजनन दर में भी सुधार हुआ है। महिलाएं 15 से 49 वर्ष की जो है उनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसको कैसे निकाला जाता है और कितना सामान्य होता है और किस कैटेगरी में आपको इसको रखना है। सामान्य से कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 22.9% से घटकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना होगा, तो 18.7% हो गया। यानी अगर आप देखेंगे बीएमआई इंडेक्स जिनका सामान्य से कम था वो 4 वाले कैटेगरी में कितने थे, तो यहाँ पे 22.9% थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जब हुआ था ये, तब कितने थे, तो 22.9 थे। अब जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ तो इसमें कितना आ गया, तो 18.7% आ गए, यानी इसमें भी सुधार हो रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कुपोषण से संबंधित पहल के बारे में। तो इसमें पहला क्या है, पोषण अभियान, उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत अभियान, फिर मध्याह्न भोजन योजना, उसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके अलावा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, मातृत्व सहयोग योजना, राष्ट्रीय पोषण रणनीति, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सारे ऐसे पहले जो पोषण से निपटने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, इसके जो 3 मुख्य संकेतक है उसमें से एक क्या रखा गया, तो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, यानी बच्चों को जो अल्प पोषित होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे रखा गया इंडिकेटर। उसके अलावा 4 इंडिकेटर अंदर रखे गए हैं, बाकी के 3 इंडिकेटर बाहर जो मुख्य है। उसके अलावा ये 4 कैटेगरीज की बांटी गई है। तो इसको आप देख लेंगे कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इसको लेकर के चल रहा है। आर्टिकल में हम बात करेंगे वनों के बारे में। क्यों ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे राज्य हैं वो अभी इस चीज को लेकर के चलने में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हम जो वन आवरण है उसको बढ़ाने में, उसकी सुरक्षा करने में, इसमें वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं हमारे राज्य। इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आएगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, उसके अलावा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके बारे में देखेंगे। कौन से राज्य में सबसे अधिक वन है, कौन सा प्रतिशत के हिसाब से सबसे पहले, सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है हरित बात के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में। तो ये क्या है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य योजना तैयार की है उसी में से 8 मिशनों में से एक मिशन ये भी है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो भारत वन आवरण की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, उसको पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य है, उसके अलावा उसको बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना इसका उद्देश्य रखा गया। मिशन के तहत क्या किया जाएगा, तो वन वृक्षों के आवरण को बढ़ाने और मौजूदा वन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, तो यहाँ पे कितना 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। यानी वन आवरण को बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए, पौधे लगाने के लिए क्या किया जाए, तो 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसे होंगे, चाहे वो वन के अंतर्गत आते हो चाहे गैर वन भूमि के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों को मिला करके इसको और बढ़ाना, इसको लगाना, इसको वन आवरण को बढ़ाने के लिए काम किया जाना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार, कार्बन को अलग करने और भारत के कार्बन स्टॉक को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के घटते हुए आवरण को संरक्षित करना, सुधारना और बढ़ाना। यानी आप देखेंगे जो वन आवरण में कमी हो रही है, जैसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में, आर्थिक विकास के चक्कर में क्या होता है, तो पेड़ों की कटाई होती है, वनों का विनाश किया जाता है। तो उन सारी चीजों को देखना, यहाँ पे ये देखना कि पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन रणनीतियों को संयोजित करना, वन आधारित स्रोतों से आय को बढ़ावा देना। वैसे बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं, जैसे आप देखेंगे जो आदिवासी होते हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो जंगल पे ही आधारित रहती हैं। उनका जीवन जो है जंगल के बेस पे ही चलता है। वो जंगल से ही शहद निकालते हैं, फल फूल निकालते हैं, पत्तियां निकालते हैं, उसी को मार्केट में बेचते हैं, उसी को खाते पीते हैं, उसी से अपने कपड़े तैयार करते हैं, उसी के भरोसे रहते हैं। तो उसको भी ध्यान में देना है।
वर्ष 2020 तक कार्बन प्रच्छादन को सालाना 50 से 60 मिलियन तक बढ़ाना। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वन के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी भारतीय संविधान में वन से जुड़ा कोई प्रावधान है कि नहीं, और अगर है तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले ये बताया जा रहा है कि ये समवर्ती सूची का विषय, लेकिन ये शुरू से समवर्ती सूची में नहीं था। इसको कब डाला गया समवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। पहले ये राज्य सूची का विषय था। उसके अलावा कौन सा? तो अनुच्छेद 51 AG, ये क्या कहते हैं? तो वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, यानी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। उसके अलावा अनुच्छेद 48 है, ये क्या कहते हैं? तो ये आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये कहाँ पे आएगा? तो ये DPSP के अंतर्गत आता है आपका। या उसके अलावा अनुच्छेद 21 ये क्या कहता है? तो स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को। यानी अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसको लेकर के कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि इस चीज को समाप्त कराए और यहाँ पे आपको स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि जब स्वच्छ पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पर्यावरण ही साफ नहीं रहेगा, तो आप कैसे अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे? इस वजह से इसको मौलिक अधिकार भी बना दी गई इसके तहत। पे बात की जा रही है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो कुल वन और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 24.62% है। कुल वन आवरण कितना? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.71% बनता है। और कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो 2.91% है। यानी वहाँ यहाँ पे वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को अलग अलग देखा गया है। तो यहाँ पे कितना होता है वृक्षावरण? वो 2.91% है, जबकि वन आवरण कितना है? तो 21.71%। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 2019 की तुलना में आप देखेंगे तो वन के भीतर कितना वृद्धि हुई है? तो 31 वर्ग किलोमीटर की मामूली वृद्धि। और वन के बाहर आप देखेंगे कितना वृद्धि हुई है? तो इसमें 1509 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे ठीक तरीके से आप देखेंगे तो वृद्धि ही नजर आ रही है दोनों जगह पे, चाहे वन के भीतर हो चाहे वन के बाहर हो। अब यहाँ पे बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक कौन कौन से राज्यों में यहाँ पे वन क्षेत्र पाया था? तो सबसे अधिक पाया था मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रवार सबसे अधिक। और दूसरा कौन सा आता है? तो प्रतिशत के हिसाब से। और जब प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो इसमें पहले स्थान पर मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाले हैं। और यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत और वनावरण में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 मीटर का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए 4 मीटर में वनावरण है, और यहाँ पे मान लीजिए ये मिजोरम हो गया आपका, इसको मान लीजिए आप 2 मीटर का है। यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर में ही लगाया जाए, 1 मीटर में वनावरण। अब आप यहाँ पे प्रतिशत निकालिए, इसका 50% हो जाएगा, जबकि इसका 50% से कम आएगा। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रतिशत के हिसाब से जब आप देखेंगे तो मिजोरम पहले स्थान पर, और जब क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे 4 मीटर में लगाया गया वन। यहाँ पे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर है। यही डिफरेंस है क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि विश्व के वनों की स्थिति क्या 2022 तक। तो 1990 और 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुके हैं। 2016 और 2050 के बीच अनुमानित 289 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की जाएगी। उसके अलावा 250 उभरते संक्रामक बीमारियों में से 15% जंगलों से जुड़ी हुई, यानी 250 बीमारियां ऐसी होंगी जो यहाँ पे संक्रामक बीमारियां होंगी, जो नई नई बीमारियां आएंगी, उसमें से कितना? तो 15% ऐसे होंगे जो जंगलों की कटाई से जुड़ी हुई है। विश्व के आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद GDP 2020 में 84.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर मामूली 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या अत्यधिक 13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष पर निर्भर करती हैं। बात की जा रही है भारत वन स्थिति रिपोर्ट या ISFR 2021 के अनुसार शीर्ष 5 ऐसे राज्य कौन है जिन्होंने अपने यहाँ पे वृद्धि ज्यादा की है, यानी 5 ऐसे राज्य जिनके यहाँ पे वनावरण में वृद्धि सबसे अधिक हुई है, और 5 ऐसे राज्य जिनके यहाँ वनावरण में सबसे अधिक कमी हुई है। ऐसे 5 राज्यों का और हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पे पहला है आंध्र प्रदेश, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनके यहाँ पे वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा भी जा चुका है आंध्र प्रदेश वाला कि सबसे अधिक वृद्धि कौन से प्रदेश में हुई है, कौन से राज्य में हुई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा सबसे अधिक कमी किसने की, सबसे अधिक कटाई किसने की है? तो उसमें पहला स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, कितना? 257 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय। ऐसे 5 राज्य हैं जिन्होंने क्या किया, तो अपने यहाँ पे सबसे अधिक कटाई की है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप दे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कटाई किया, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना कि यार नॉर्थ ईस्टर्न राज्य था, भले से आपको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन वो था तो उत्तर पूर्वी राज्य। तो यहाँ पे भारत उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका गलत ऑप्शन रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ ट्रिक लगा के ध्यान रख सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। यहाँ पे हुआ क्या है, ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है? तो हमारे ऊर्जा मंत्री जो RK सिंह, इन्होंने क्या कहा है कि 2030 तक
भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा का 50% प्राप्त कर लेगा, जो कि डेडलाइन है 2030। उस कितना लगभग 500 गीगावाट हम प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। इसी की वजह से ये चर्चा में आ गया। कौन चर्चा कर रहा है इसकी? तो आर के सिंह, ये ऊर्जा मंत्री। अब इस तरीके की कोई स्टेटमेंट निकल करके आती है मंत्रालय से, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस वजह से चर्चा में आ गया। हम इसके बारे में देखते हैं अच्छे से पूरा। अब यहाँ पे बात की जा रही है भारत में अक्षय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो कुल स्थापित क्षमता कितना है? 151.4 गीगावाट है। यानी अगर आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा अभी टोटल भारत में कितना है, तो 151.4 गीगावाट है। और जब इसको अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे किस किस कैटेगरी में कितना, तो यहाँ पे आप देखेंगे पवन ऊर्जा 40.08 गीगावाट। उसके अलावा सौर ऊर्जा के द्वारा कितना प्राप्त करते हैं हम, तो 50 गीगावाट। उसके अलावा बायो पावर द्वारा कितना पाते हैं, यानी कि बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया, इसके द्वारा हम कितना पाते हैं, जैविक पावर जिसको आप कह सकते हैं, जैविक शक्ति जिसको कह सकते हैं, उसके द्वारा हम कितना प्राप्त करते हैं, तो 10.61 गीगावाट। उसके अलावा लघु पनबिजली के द्वारा हम कितना पाते हैं, तो 4.83 गीगावाट। और लार्ज हाइड्रो यानी 46.51 गीगावाट ये देता है। अब यहाँ पे लार्ज और लघु क्या होता है? लघु पनबिजली जो नहीं होती, जो छोटे क्षेत्र पर काम करती है। लार्ज हाइड्रो क्या होता है? तो इसको भी पनबिजली कहा जाता है, हाइड्रो को। ये बड़े लेवल पर काम करती है। इससे कितना मिलता है? तो 46.51 गीगावाट। अब यहाँ से एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, तो हमको सौर ऊर्जा के द्वारा सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे बात की जा रही है वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है भारत की, तो भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता की बात की जा रही है। वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता कितनी भारत की, तो भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता के 45 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो पावागढ़ 2 गीगावाट हो गया, कुरनूल 1 गीगावाट का हो गया, और भदाली सेकंड 648 मेगावाट का हो गया। देश में 7 गीगावाट क्षमता के शीर्ष 5 परिचालन सौर पार्कों में शामिल है। सारे इंपॉर्टेंट सौर पार्क हैं। गुजरात में 30 गीगावाट क्षमता की सौर पवन हाइब्रिड परियोजना का विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे, तो गुजरात में। क्या किया जा रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना, तो उसके सामने समस्याएं कौन कौन सी निकल करके आ रही हैं, चुनौतियां क्या क्या आएंगी। तो पहले आयात पर निर्भरता। भारत के पास पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल निर्माण क्षमता नहीं है। पीवी क्या होता है, तो फोटोवोल्टेइक सेल निर्माण क्षमता, जिसके द्वारा आप चार्ज करते हैं सोलर ऊर्जा से। विनिर्माण क्षमता प्रति वर्ष कितना, तो 15 गीगावाट तक सीमित है। जबकि घरेलू उत्पादन कितना होता है, तो 3.5 गीगावाट के आसपास ही है। यानी मांग कितनी है, 15 गीगावाट। हम बना कितना रहे, तो 3.5 गीगावाट। आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 गीगावाट में से केवल 3 से 4 गीगावाट मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। यानी अगर हम 15 गीगावाट बनाते भी हैं, तो उसमें से क्या होता है, 3 से 4 गीगावाट ही ऐसे हैं जो काम के हैं, जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, बाकी सब ऐसे हैं जो ऐसे ही रहते हैं, बस चलते हैं। कहते हैं ना, बाकी सब तो जिंदा है, बस वैसे ही है। कच्चे माल की आपूर्ति। अब यहाँ पे देखिए सिलिकॉन वेफर हो गया, सबसे महंगा कच्चा माल भारत में निर्मित नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन की उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है। तो सिलिकॉन वेफर हम नहीं बना पाते, जिसका उपयोग हम पीवी फोटोवोल्टिक सोलर सेल में करते हैं। इसकी वजह से हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है बहुत ज्यादा। वर्तमान में 100% यानी 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% सेल हम आयात करते हैं। और जब आयात पर डिपेंड रहेंगे, तो आप सोच के देखिए कि किस लेवल पर काम होगा। क्यों? क्योंकि आप ये चीज खुद फील करिए। अगर आप घर वालों के ऊपर डिपेंड है, अपने घर वालों से कहा कि मुझे 20,000 का मोबाइल लेना है, आप डिपेंड किसके ऊपर है, घर वाले के ऊपर। उन्होंने मना कर दिया, तो आपकी मोबाइल गई। उन्होंने 10,000 दिया, तो आपको उसी से काम चलाना। लेकिन अगर आप खुद 40,000 कमा रहे हैं, अब आप यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको मोबाइल लेना हो, चाहे 20,000 का, चाहे 30,000 का, तो उसके लिए आपको घर वालों से नहीं कहना होगा। ये तो मोबाइल एक एग्जाम्पल इसी तरीके से बात की जा रही है। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक चीज है। जब आप किसी के ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपका बहुत फायदा उठाता है। तो कभी भी जीवन में निर्भरता इस तरीके से मत बनाए कि उसके रहने ना रहने से आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए। और इसको सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, आप यहाँ पे इमोशनल लाइफ में भी अपने यूज करके देख सकते हैं इस चीज को। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है नाम का, और आप हैं यहाँ पे ये। अच्छा, आप कहते होंगे हमेशा ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। यार इतना रट गया ना, ए और बी इतना आसान पड़ता है कि फिर और कोई चीज दिमाग में नहीं आती। और फिर किसी का नाम लो, तो मान लो पता चले कि किसी का नाम निकल गया, फिर बाद में वो क्लेम करे कि सर आप मेरा नाम लेके बदनाम कर रहे थे इस वजह से। तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने उससे सारी बातें बता दी, सारी प्राइवेट बातें, सारी चीजें शेयर कर दी। और आपके पास वही एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आपका, और सिर्फ वही एक फ्रेंड है। आप उसी के ऊपर डिपेंड है। आपको कोई प्रॉब्लम थी, उसी से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम थी, उसी से सलाह लेते हैं। तो फिर क्या होगा, जब आप दोनों में झगड़ा होगी ना, फिर आप सोचिए क्या कंडीशन बनेगी। वो आपके सारे राज जानता है, वो आपकी सारी हरकतें जानता है, फिर वो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगी। इस वजह से कहा जाता है कि किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे कि बिजली के संपर्क बनाने के लिए चांदी और एल्यूमिनियम धातु के पेस्ट भी लगभग 100% आयात किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे X6 हो गया कि टाइपिंग में होगा, इसको मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमें चांदी और एल्यूमिनियम धातु की पेस्ट चाहिए बिजली को बनाने के लिए, उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उसका क्या होता है, उसको भी हमें आयात करना पड़ता है। और ये भी ऐसा नहीं कि 10-20%, इसको भी 100% हमें आयात ही करना पड़ता है बाहर से। हमारे पास ये भी नहीं बनता। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारी आयात पर निर्भरता बहुत ही ज्यादा है इस क्षेत्र में।
अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले पीएलआई योजना, विनिर्माण क्षेत्र को सहायता देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना लाई गई है। उसके अलावा उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का समर्थन करना। उसके अलावा घरेलू सामग्री की आवश्यकता, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग योजना चरण सेकंड। उसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण सेकंड। इसमें क्या किया जाता है, तो सरकारी सब्सिडी दी जाती है घरेलू स्रोतों से सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के लिए अनिवार्य कर दिया गया इसमें सरकारी सहायता को, सरकारी सब्सिडी को। सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क का अधिरोपण, सरकार ने आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। उसके अलावा संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना। उसके अलावा मुख्य रूप से पीवी सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो इसमें 20% निवेश के लिए दिया जाता है। उसके अलावा गैर एसईजेड में 25% निवेश के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से। तो पहले हो गया सौर ऊर्जा का क्षेत्र, सोलर ऊर्जा। उसके अलावा विंड यानी कि पवन ऊर्जा का क्षेत्र हो गया। उसके अलावा बायोमास हो गया। उसके अलावा जियोथर्मल। उसके अलावा हाइड्रो यानी कि जल द्वारा जो उत्पादन होता है उसको भी इसकी कैटेगरी में रखा जाता है। और जियोथर्मल क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर जो हीट है उसका प्रयोग करके जब हम विद्युत उत्पादन करते हैं तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऑनलाइन या फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर्स हैं जो आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या, तो मचैल माता यात्रा कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। आरबीआई ने क्या किया, तो दिसंबर 2023 तक हर दिन प्रत्येक दिन कितना, तो 10 लाख दैनिक डिजिटल मुद्रा उत्पादन करने का लक्ष्य दिया बैंकों को, यानी हर दिन 10 लाख कम से कम डिजिटल मुद्रा उत्पन्न होनी चाहिए। कौन कह रहा है, आरबीआई कह रहा है बैंकों से। मेमोरी नेवर डाई पुस्तक, इसका अनावरण किसने किया, तो अमित शाह जी द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन कौन से हैं, तो नसीमा मरैक्यार, उसके अलावा तथा वाई एस राजन है। और यहाँ पे ये जो पुस्तक है मेमोरी नेवर डाई, ये किसके ऊपर है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की लैब से जुड़ी हुई पुस्तक है। अगर आप लोग कभी पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गुमांतु हाथी अभ्यास जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। कहाँ पे हो रहा है, तो ये उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी में हो रहा है। ये यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। ये लेक्चर आज थोड़ा सा लेट आएगा तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ये डेली डेली ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऐसी प्रॉब्लम जब होती है तभी ये लेक्चर लेट होता है, अन्यथा ये लेक्चर अपने टाइम पे आपको हमेशा मिल जाएगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि डेली नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आए दिन लेक्चर लेट हो जाएगा। ये बहुत रेयरली होगा, कभी कभार ही होगा। और जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जिसकी भी प्रॉब्लम, उसको अपना खुद से अपने लेवल पे निपटना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में तो निपटना भी आपको चाहिए, उसका ढिंढोरा पीट करके रोना नहीं चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया वो हो गया, कि कैसे क्या करूंगा। इससे बेहतर ये कि सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँ कैसे, उसको टैकल कैसे करूँ। तो उसके लिए जो भी गलती है उसके लिए माफ करिएगा। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। धन्यवाद।